छात्रों की आत्महत्या के बारे में बातें कर रहा है। यूँ तो लोग कहते हैं कि जो लोग आत्महत्या करते हैं कभी बताते नहीं हैं, और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो लोग कहते हैं वह कभी करते नहीं हैं। ये दोनों बातें तथ्यात्मक रूप से सही नहीं। अधिकतर लोगों ने जिन्होंने भी आत्महत्या का प्रयास किया है, उनमें से अधिकतर लोगों ने कभी न कभी किसी न किसी अपने परिजन से, डॉक्टरों से, अपने टीचर से किसी न किसी रूप में इस बात को दर्शाया था कि उन्हें आत्महत्या के विचार आते हैं या उन्हें जीने की इच्छा नहीं है। दूसरी तरफ ये बात सही नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि हम आत्महत्या का प्रयास करना चाहते हैं वो उसका प्रयास करते नहीं। ये एक भुलावा है कि बच्चा हमें डरा रहा है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनमें से कम 50 से अधिक प्रतिशत लोग कभी न कभी आत्महत्या का प्रयास, चाहे छोटा या बड़ा, करते हैं। तो ये दोनों बातें तथ्यात्मक रूप से सही नहीं। किसी की भी इच्छा ऐसी नहीं होती कि इस जीवन को त्याग दे। मनुष्य अपने व्यवहार और अपनी नियति के हिसाब से अपने प्रयास में लगा रहता है, और ये अवश्य है कि हेल्प सीकिंग या मदद लेना या जीने की चाहत सब में है। इसलिए आत्महत्या का प्रयास एक आखिरी तलाश है समस्या को सुलझाने की। फिर भी अगर कोई आत्महत्या के बारे में बातें कर रहा है, कोई भी नौजवान है, लड़का है, किसी माता के पास जाके कहता है, पिताजी के पास जाके कहता है, या अध्यापक के पास जाके कहता है, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? ये एक महत्वपूर्ण विषय है और ये जानना चाहिए। जब कोई इस तरह की बातें कर रहा है तब वो ये नहीं कह रहा है कि वो कब और कैसे, कहाँ ऐसा करेगा। तो पहली जिम्मेदारी तो इस व्यवस्था को खड़ी करने की है कि वो सुरक्षित रहे। ऐसे लोग जिन्हें आत्महत्या के विचार आते हों उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। ऐसे लोग जिनमें आत्महत्या की संभावनाएं अधिक हैं उन्हें भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सुरक्षा की व्यवस्था, सबसे अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था किसी का साथ में होना है। किसी का हाथ पकड़ना भी एक सुरक्षा ही नहीं, संबल भी है। इसलिए दोनों व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सारा काम, सब कुछ जो आप कर रहे हैं वो रुक सकता है, लेकिन अगर कोई किसी पैनिक स्टेट पे या किसी मन की अभूतपूर्व दशा में ये कह रहा है कि वो अपनी जान दे देगा, तो उसे सुनना चाहिए। तो पहली बात हो गई कि सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, और दूसरा मुद्दा है सुनना, संवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़ा संवेदनशील विषय है। हम कैसे कहते हैं, कैसे सुनते हैं, हम किस तरह सुने जाते हैं, हमारी बात कैसे सुनी जाती है, हमारी बात समझी जाती है या नहीं समझी जाती है, हमारी बात विश्वास के लायक है या नहीं है, हमारी बात पर सुनने वाला विश्वास करता है या नहीं करता है। ये तमाम मनोवैज्ञानिक एक वेब है, ये एक मनोवैज्ञानिक जंजाल की तरह है। किसी भी व्यक्ति को जो ये कह रहा हो कि मुझे जीना नहीं है, उसे सुनना और उसे इस कला के साथ सुनना कि उसे लगे कि मेरी बात सुनी जा रही है, समझी जा रही है, और
उसे ये विश्वास भी होना, महज विश्वास दिलाना पर्याप्त नहीं है, उसे ये विश्वास होना कि उसकी बात सुनी जा रही है और उसकी बात या उसकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जब हम इतनी मनोवैज्ञानिक व्यवस्था कर लेते हैं, तब उसके बाद ये राहत की सांस ली जा सकती है कि हम अगला विषय छेड़ें। पहले सुरक्षा की व्यवस्था हो, फिर संवाद की कला सीखनी चाहिए, सुनने की कला सीखनी चाहिए। हल्के में कभी भी इसे नहीं लेना चाहिए। अक्सर देखा गया है, कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि प्रयास करने के 7 दिन पहले किसी ने अपने डॉक्टर से कहा था। लोग हेल्पलाइन पे फोन करके बताते हैं कि मुझे विचार आ रहे हैं, और काउंसलर बात करते हैं, उसके बाद भी जाकर वो प्रयास कर, मगर वो पहुंचना चाहते हैं, वो मदद चाहते हैं। हर वो व्यक्ति जो आत्महत्या का प्रयास करता पहले जीना चाहता है, वो मदद की गुहार लगाता है। उसकी आवाज़ हम तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, हम उसकी आवाज़ सुनते हैं या नहीं सुनते, ये एक अलग बात है। हमें उसकी आवाज़ के मायने समझने की क्षमता है, कला है या नहीं है, ये भी एक अलग बात है। मगर कहीं न कहीं उसके मन में पानी का बुलबुला है जो फूट सकता है, और आत्महत्या का प्रयास छोटा या बड़ा इस तरह से नहीं देखा जाता। छोटे से छोटे प्रयास में भी लोग मर जाते हैं। प्रयास में और आत्महत्या हो जाने में फर्क क्या है? अंतर मदद मिलने की है। मान लीजिए किसी गांव में किसी ने आत्महत्या का प्रयास किया और लोगों ने उसका इलाज करना चाहा उससे, परंतु अगर जाने आने में इतना समय लग जाए कि इलाज ना मिल पाए, तो वही आत्महत्या का विषय हो जाता। दूसरी तरफ जितनी जल्दी इलाज मिला, लोग बचा लिए जा सकते। एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं और तुरंत प्रयास करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो हफ्तों पहले से कहते रहे हैं, धीरे धीरे बोलते रहे हैं, रोज बोलते रहे हैं, कभी बार बार बोला है, निराशा की भावनाओं में उसे व्यक्त किया है, आंसुओं में व्यक्त किया है, व्यवहार में व्यक्त किया है, गुस्से में व्यक्त किया है। व्यवहार के अनेक प्रकार के विकारों में इसकी अभिव्यक्ति होती है। तो इसे पहचानना, इसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था करना, संवाद स्थापित करना, और उसके बाद सबको मालूम होना चाहिए कि इस समस्या के लिए इलाज कहाँ उपलब्ध है। नियरेस्ट पॉसिबल कौन सी ऐसी व्यवस्था है जहां हम ऐसे बच्चे को, ऐसे लोगों को ले जा सके जो या तो ये कह रहा है कि मैं अपनी जान दे दूंगा, मुझे नहीं जीना है, या उसने इसका प्रयास किया। स्वाभाविक है, ये सवाल आता है कि लोग कहाँ ले जाएं, क्या करें। वो बातचीत तो लोग यूं ही करते रहते हैं, इसलिए परिवेश में जाने की आवश्यकता होती है। ये जानना आवश्यक होता है परिवार में कि कितना सीरियस है, इसका आकलन कैसे किया जाए। ये पारिवारिक परिवेश है, उसे पहले से ही ज़्यादा जोखिम है या नहीं है, क्या कई तरह के तनाव एक साथ काम कर रहे हैं,
क्या एकदम अकेला है, जिंदगी सूनी है, बीमारी भी है, तनाव भी है, सुविधाएं भी नहीं है, हर तरफ से मानसिक दबाव है, तो निश्चित रूप से जोखिम ज्यादा है। और इसके बाद ये मेंटल हेल्थ टीम या मनोविकार जो विशेषज्ञ हैं, मनोवैज्ञानिक काउंसलर हैं, सुझाव देने वाले लोग हैं, अध्यापक हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी टीम है, उनकी मदद से जो उचित हो वो इलाज किया जाना चाहिए। इलाज में 2 भाग हैं। पहला, जो तात्कालिक समस्या है उसका निदान किया जाना चाहिए। दूसरा, जो समस्याएं इन समस्याओं के पीछे हैं उनमें झांकना चाहिए, क्योंकि जब तक वे समस्याएं ठीक नहीं होंगी, ये सिम्टम है, ये ठीक होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात का खतरा बना रहेगा कि क्या वो फिर से आत्महत्या कर सकते। हमें याद रखना चाहिए कि आधे से अधिक लोग आत्महत्या का बार बार प्रयास करते हैं। और आखिरी बिंदु है कि जब इलाज हो जाता है और वो शख्स वापस आता है, एक ऐसा आदमी जिसने या तो आत्महत्या का प्रयास किया था या आत्महत्या के विचारों के लिए किसी डॉक्टर काउंसलर के पास गया था। लोग बहाने बनाते हैं कि मैं अपने बच्चों को लेकर हॉलिडे पे गया था, साल भर के बाद मालूम पड़ता है कि वो इस समस्या के लिए किसी और अस्पताल में एडमिट थे। छुपाना, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, अज्ञानता, ये एक अलग समस्या है जो इसके लिए सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन जब भी कोई अपना यार, दोस्त, परिवार का आदमी आत्महत्या के प्रयास के बाद इलाज कराकर घर वापस आए या स्कूल वापस आए, तो उसका स्वागत खुले मन से और अच्छे संवाद से, सकारात्मकता से होना चाहिए। अगर उसका समाज क्या, उसके आसपास के लोग ही उसके समाज है, उसके माता पिता, अध्यापक और उसके दोस्त, यही उनके समाज है। अगर इनमें घृणा, तृष्णा, दुर्भावना, ऐसे नकारात्मक भावनाएं अगर व्यक्त की जाएगी तो हम समस्या को फिर बढ़ा रहे होंगे। इसलिए इन 4 बिंदुओं पर हर किसी को ध्यान देना चाहिए कि हमें आत्महत्या के विचारों की या उसके प्रारूप की पहचान कैसे की जाए, ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए, उसकी जोखिम कितना है उसका आकलन कैसे किया जाए, और आकलन करने के बाद चिकित्सा व्यवस्था क्या है, तुरंत क्या किया जाए, संवाद किस तरह से स्थापित किया जाए, कितना सकारात्मक संवाद आप कर सकते हैं। घंटों लग जाते हैं, फिर भी अगर बात बन जाती है तो सब ठीक है।